ऑनलाइन वाले बच्चों अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो यस करके बताएं। लाइए कहां तक हो गया अंदर? हाँ मॉड्यूल निकालो। मैंने मॉड्यूल डिस्कशन के लिए बोल दिया था। लाओ बिगनर बॉक्स 2 मॉड्यूल ओपन कीजिए। बिगनर बॉक्स 2 कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं? 6th। क्वेश्चन नंबर 6 आपने पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाइट बीम ऑफ पावर 1.5 मिलीवॉट एंड 400 नैनोमीटर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन ए कैथोड इफ क्वांटम एफिशिएंसी 0.1%। देखो सबसे पहली चीज है कि पावर दे रखा है, वेवलेंथ दे रखी है, तो क्या मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स निकाल सकता हूं इससे? पावर लैम्डा बटे एससी। देखिए जो लाइट इंसिडेंट हो रही है ये उसके टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स है। जब क्वांटम एफिशिएंसी वर्ड आ जाता है इसका मतलब है कि सारे के सारे फोटॉन्स इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल नहीं है। तो अगर मान लीजिए ये टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स हैं, इनमें से हमें वो फोटोन निकालने हैं जो इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल हैं, तो आपका काम सिर्फ इतना है कि जो भी क्वांटम एफिशिएंसी दे रखी हो बटे 100 करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे इस क्वेश्चन में 0.1% है तो 0.1 बटे 100 करके मल्टीप्लाई कर दो, हो गया। x% को हम बोल रहे हैं यहां पर क्वांटम एफिशिएंसी। अब जैसे आपने क्वांटम एफिशिएंसी को टोटल नंबर ऑफ फोटॉन से मल्टीप्लाई किया, अब ये वो फोटॉन्स का नंबर आ रहा है जो इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल। अब जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल हैं तो वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। सॉल्व कर लोगे? मैं करूं? कर लोगे? अब करंट बोल रहा है तो करंट के लिए आप एन कर दें, एन आई जाएगा यहां से, और ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। आपका आंसर किसमें आ जाएगा? एम्पियर। हो गया। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 के बीच में है क्या कोई? है क्या कोई? 5 व्हेन वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0। देखो आइंस्टीन इक्वेशन 3ev0, वेवलेंथ है लैम्डा, वार फंक्शन फाई नॉट। फिर कहता है वेवलेंथ अगर 2 लैम्डा कर दी जाती है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल है v0, यानी ये ev0 हो गया। डिवाइड कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसा क्वेश्चन क्लास में किया था ना मैंने? गलत तो नहीं है इसमें कोई आंसर। 3/2 SC बाय लैम्डा माइनस 3 फाई नॉट, SC बाय लैम्डा माइनस फाई नॉट। ये 3 उधर जाके 2 जाएगा ना, और ये 1.5 में से 1 जाएगा तो आधा बचेगा। SC बाय लैम्डा ये हो गया 2 इंटू SC बाय लैम्डा नॉट। SC से SC कट गया, लैम्डा नॉट इक्वल्स टू 4 लैम्डा। ये नहीं दे रखा आंसर? और बोलो, और है कोई? हाँ जी, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में है क्या कोई? एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 से 10 के बीच में है क्या कोई? 1 से 10 के बीच में है क्या कोई? नहीं है? 11 to 20, 11 to 20। बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आइंस्टीन प्रूव्ड। आइंस्टीन ने क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया था, और क्वांटम नेचर ऑफ लाइट होती है इक्वल्स टू एच न्यू। 11 से 20, 11 to 20 है क्या कोई? 21 से 30, हाँ 28, 21 से 28 है क्या कोई? नहीं है?
Question number 27. According to Einstein's photoelectric equation, the plot of kinetic energy of emitted photoelectron versus metal frequency incident slope. Kmax versus frequency ग्राफ का स्लोप किसके बराबर आता है? प्लैंक्स कांस्टेंट। उसका नाम ही कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता। देख लो ऑप्शंस में। फोर्थ हो गया ना, सेम फॉर ऑल मेटल्स एंड इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडियस। और है क्या? सेकंड एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सेकंड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में है क्या कोई? नहीं है? नहीं है? 11 to 20, 11 to 20, इलेवन टू 20। ये ऑनलाइन वाले बच्चे ने जो है छठा क्वेश्चन पूछा है। ये कहता है वर्क फंक्शन ऑफ ए सरफेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज दिस वेवलेंथ और स्टॉपिंग पोटेंशियल। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो फास्टेस्ट की एनर्जी है, ये फोटोन की एनर्जी है, वर्क फंक्शन है 6.2, तो फोटोन की एनर्जी आ गई 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये कह रहा है कौन सी रेंज का है, तो अपन तो रेंज किससे जानते हैं? वेवलेंथ से। तो आप इसकी वेवलेंथ निकाल लीजिए फोटोन की, तो लैम्डा इक्वल्स टू 12,400 डिवाइडेड बाय 11.2 भी हटाओ। 11 1 जा 11, 11 1 जा 11, 11 2 जा और 11 7 जा। ओके, अब मुझे बताइए हमारा जो EMW स्पेक्ट्रम था उसमें 1127 एंगस्ट्रॉम कौन सी रेंज में? यूवी। क्या यूवी की रेंज होती है 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम? तो यूवी लाइट है भैया, ऑनलाइन वाले। हाँ जी, आपने कौन सा पूछा था? 16वां। अभी कहां दे दिया मैंने? 11 to 20 मैटर वेव का क्वेश्चन है, हो जाएगा 16वां, चिंता मत कर, सबर कर। 11 to 20 में क्या कोई? 21 से 30, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 45। क्वेश्चन नंबर 38, ये कह रहा है फोटोन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंट ऑन कैथोड। ऐसे लिखता चालू कर दिया कर, अपने आप आ जाएगा। द मैक्सिमम एनर्जी के मैक्स तेरे को दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बता आइंस्टीन इक्वेशन लगेगी नहीं लगेगी? ये फोटोन की एनर्जी, ये वर्क फंक्शन, तो वर्क फंक्शन आ गया तेरे पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब तेरे को दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आगे निकलता ही जा। वैन फोटोन ऑफ एनर्जी 6, अब 5 की जगह कितने डाल दिए? 6। ये 6 आ गया, वर्क फंक्शन पता चली गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया सेकंड केस का। आ गया कि नहीं आ गया? 3 वोल्ट। बस तू ये देख लेना, पोटेंशियल पूछा है तेरे से, है ना? पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी। क्या ऑप्शन में नेगेटिव भी दे रखा है? ये वही तेरा आंसर हो गया। और 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 है क्या? अबे करे तो है ना तुम लोगों ने? चलो, नहीं और थर्ड एक्सरसाइज। हाँ बोलो, थर्ड में बोलो, थर्ड एक्सरसाइज में बोलिए। पहला ये कहता है लेजर बीम ऑफ पावर 3 मिलीवाट, व्हाट विल बी द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन सरफेस, क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है, परफेक्ट रिफ्लेक्शन है। क्या प्रेशर होता है? फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स कितना होगा परफेक्ट रिफ्लेक्शन के लिए? 2 पावर बटे सी इंटू एरिया। पावर दे रखी है 3 मिलीवाट, सी 3 इंटू 10 की पावर 8, एरिया 3 मिलीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेगा, 10 की पावर -6। हो गया, हो गया नहीं? 2 ऊपर जाकर 10 की पावर -5 हो गया।
और पांचवा, ये कहता है इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन मेटल सरफेस द इजेक्टेड फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन हैव स्पीड वी हाफ एम वी स्क्वायर, जब वेवलेंथ है लैम्डा, यही कह रहा ना क्वेश्चन। ये कहता है इफ द वेवलेंथ इज चेंज टू 3 लैम्डा बाई 4, अब वेवलेंथ को कर दिया 3 लैम्डा बाई 4, वर्क फंक्शन तो वही रहेगा। अब कहता है क्वेश्चन स्पीड बताओ, क्या इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दे, v डैश निकालना है, इस v को इधर भेजो। अब आप ऑप्शन में देखो 4/3 अलग निकाल रखा है, जबकि यहां 4/3 SC बटे लैम्डा से मल्टीप्लीकेशन में कॉमन निकालो, 4/3 बाहर कर दो SC बाई लैम्डा, यहां 4 नहीं है तो यूं सोचो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर से 4 चला गया, नीचे से 3, क्या ये -3 फाइव नॉट बाई 4 हो गया। अब स्क्वायर रूट ले लीजिए, SC बाई लैम्डा -3 फाइव नॉट बाई 4 बटे SC बाई लैम्डा -5, SC बटे लैम्डा, SC बटे लैम्डा, ऊपर जो वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है क्या वो नीचे के कंपैरिजन में कम है? तो बताओ इनका जो अंतर होगा किधर बड़ा होगा, ऊपर बड़ा होगा कि नीचे बड़ा होगा? देखो न्यूमरेटर में मैं कहता हूं 10-4 है और डिनोमिनेटर में कहता हूं 10-6 है, तो बताओ कौन सा डिफरेंस बड़ा आ रहा है? ऊपर बड़ा हो गया ना, तो ये रेशियो ग्रेटर देन 1 हो गया ना, तो आपका आंसर होगा ग्रेटर देन v√4/3। ये रेशियो ग्रेटर देन 1 है, इसलिए आपको बोलना है स्पीड ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ओके, और और कोई क्वेश्चन? 1 से लेके 15 तक दे दिए थे मैंने, है क्या कोई और पूछना है? कोई नहीं है? अब मेरी बात सुनो, आज अपने फोटो इलेक्ट्रीफाइड कंप्लीट हो जाएगा, तो आप लोग है ना रेस भी कर लेना, रेस और क्रॉप उनको भी करो। क्वेश्चन तो जितने करोगे वो आप ही के लिए फायदेमंद है, ठीक है ना। और एक साथ जैसे अपने होमवर्क में कर दिए अपने डेली डेली, अब एक साथ सारे क्वेश्चन करने, इससे और कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि अभी तो अपने को पता है कि आज के लेक्चर के हैं। जब एक साथ अपन करते हैं तो वैरायटी बदलती रहती है क्वेश्चन की, तो इससे और मजबूती बनती है, ठीक है ना। ये मॉडल आपका है क्या? हो गया ना ये? चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए फोटो इलेक्ट्रीफाइड के सारे क्वेश्चन लगभग हो चुके हैं आपके। हाँ जी, एक्सरसाइज 3 का 5th क्वेश्चन था ये, ऑनलाइन वाले बच्चे, वो लिखा हुआ सामने आपको बोर्ड पे दिख रहा है। ठीक है ना। चलिए, बाकी हो गए सारे। ऑनलाइन वाले बच्चों तुमने जो पूछे थे वो भी मैंने बता दिए यहाँ पर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कल आइंस्टीन इक्वेशन की एप्लीकेशन चल रही थी, उसके अंदर लास्ट में जाते जाते मैंने एक वेव थ्योरी का सवाल आपसे पूछा था। मैंने कहा था मैंने कहा था मैंने उसके अंदर आपसे कहा था कल वेव थ्योरी का अपना था, वेव थ्योरी का क्वेश्चन था, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूं यहां पर। देखिए मान लीजिए अब की बार लाइट की वेव इक्वेशन ये आ रही है,
ठीक है। अब मुझे बताइए इस पूरी इक्वेशन में कितने ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिखाई दे रहे हैं? दो। अगर आपको वेव की किसी इक्वेशन में दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन नजर आ रहे हैं, इसका मतलब इसमें दो लाइट है, या हम कहे टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की लाइट प्रेजेंट है, मिक्सर है ये। अब आपसे पूछेंगे वही क्वेश्चन, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप मुझे बताइए टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं, तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल टू डिफरेंट आएंगे? नहीं। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब है करंट जीरो होना। मुझे बताओ इससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने रोक दिया, करंट जीरो हो जाएगी क्या? दोनों नहीं। आप तो सबसे ज्यादा वाले को रोक दो ना, वो तो अपने आप रुक जाएगा। भाई उसको जरूरत क्या रोकने, इसको रोको ना, फास्टेस्ट को। अगर आपने मिक्सर लाइट में सबसे ज्यादा एनर्जेटिक फोटोन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को अगर रोक दिया, तो बाकी तो ऑटोमेटिक रुक जाएंगे, क्योंकि वहां पर फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, क्योंकि फील्ड से तो रोकोगे ना। तो इसलिए याद रखें, अगर कोई डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज का मिक्सर आ रहा है, वेवलेंथ का मिक्सर आ रहा है, तो हमेशा याद रखें स्टॉपिंग पोटेंशियल केवल और केवल हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग होती है या लोएस्ट वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग होती है। बाकी की फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। सबसे लोएस्ट वेवलेंथ उठाओ या सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठाओ। लिखो, क्वेश्चन लिखो। इन द प्रीवियस क्वेश्चन, in the previous question, if equation of light wave, equation of electric field, you लिखो, equation of electric field, equation of electric field associated with the light wave is, equation of electric field associated with light wave is, ये लिख लो इक्वेशन। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब आप नीचे एक लाइन लिखो, पहले सॉल्व कर लेना, पहले एक लाइन लिखो। इन केस ऑफ मिक्सर लाइट या पॉलीक्रोमेटिक जिसको कहते हैं, इन केस ऑफ मिक्सर लाइट स्टॉपिंग पोटेंशियल is corresponding to highest frequency or lowest wavelength. Highest frequency or lowest wavelength, मतलब आपको केवल एक फ्रीक्वेंसी उठानी है, एक वेवलेंथ उठानी है। फ्रीक्वेंसी कौन सी होनी चाहिए? हाईएस्ट। वेवलेंथ लोवेस्ट। तो बताओ इन दोनों में से हाईएस्ट कौन है? अब ध्यान रखना, ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी तो बनानी पड़ेगी आपको। बताइए ओमेगा नहीं है। अब आप इसको लिखेंगे 2 पाई न्यू मैक्स। तो न्यू मैक्स कितना आ गया? 10 हर्ट्ज। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए। फ्रीक्वेंसी के लिए शॉर्ट ट्रिक बता रखी है ना, 4.1। 10 की पावर -15 से गिवन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो। वर्क फंक्शन तो वही है, प्रीवियस क्वेश्चन बोला है ना मैंने, 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया है ना, ये कट गया। 4.1 में से 1.9 गया, 2.2 गए, 2.2 वोल्ट।
ठीक है। तो इस क्वेश्चन के बदौलत मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाह रहा था कि मिक्सर लाइट के केस में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी उठाना, एवरेज मत निकाल लेना इनके, छोड़ रहे हो ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड भी अगर लिखा हुआ जाता है, ई की जगह बी भी लिखा होता है, तो भी यही है कंसेप्ट सब। देखो, एक सिल्वर का स्पीयर है, इसको एक इंसुलेटिंग थ्रेड से सस्पेंड किया हुआ है, ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, ओके। अब इसके ऊपर एक लाइट रेडिएशन इंसिडेंट किया गया, मैं कहता हूं लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से कम है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा या नहीं निकलेगा? वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम हो तो निकल जाता है, मैंने कहा ना फ्रीक्वेंसी का उल्टा होती है डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी के लिए जो आप बोलते हो ना डेफिनेशन, उसका जस्ट अपोजिट होता है वेवलेंथ में। ये इलेक्ट्रॉन निकल गया, ओके। बताओ इस मेटल को एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई कि नहीं हो गई? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन की जो डेफिशिएंसी हुई है इस मेटल में, क्या वो कहीं से कंपनसेट कर सकती है क्या? वो तो बैड कंडक्टर है, मैंने पहले बोल दिया, उस धागे से तो नहीं आ रहा, फिर कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। तो मुझे बताओ क्या इसकी डेफिशिएंसी परमानेंट हो गई? अगर डेफिशिएंसी परमानेंट हो गई तो इस पर चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब मेटल कंडक्टर है, सरफेस में पहुंच गया, अब इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू निकलते रहेंगे, प्लस चार्ज आता रहेगा। अब बताइए पॉजिटिव चार्ज जब एक्वायर करता रहेगा मेटल कंडक्टर स्फीयर, तो ये पोटेंशियल भी एक्वायर कर लेगा। स्फीयर का चार्ज पोटेंशियल होता है के क्यूब आई आर, ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल है, यानी पॉजिटिव पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर, ये इलेक्ट्रॉन को जो इसने पोटेंशियल एक्वायर किया ना, ये अब इस इलेक्ट्रॉन को रिटार्ड करने लग जाता है, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगाता है खुद के सेंटर की तरफ। तो बताइए क्या इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोजिट हो गए? तो इलेक्ट्रॉन स्पीड अप होगा या स्पीड डाउन? स्पीड डाउन के मतलब होता है रिटार्ड, रिटार्ड का मतलब है काइनेटिक एनर्जी का लॉस। अब इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, लूज कर रहा है, ठीक है। अब अपने को मालूम है काइनेटिक एनर्जी का अगर लॉस हो रहा है तो डेफिनेटली वर्क हो रहा है, कौन वर्क कर रहा है? ये पोटेंशियल। अब पोटेंशियल का वर्क डन कितना होगा टू रिटार्ड इलेक्ट्रॉन? ईवी, वही क्यूवी, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई। भाई ये जो पोटेंशियल अक्वायर किया है स्फीयर ने, इस पोटेंशियल का वर्क डन अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी से कम रह गया तो ये इलेक्ट्रॉन रुकेगा या भाग जाएगा? भाग गया, ये इलेक्ट्रॉन भाग गया, लेकिन पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए मुसीबत पैदा कर गया, क्योंकि इसके भागने से फिर प्लस चार्ज आ गया, पोटेंशियल फिर बढ़ गया। अब ये और ज्यादा ताकत के साथ रोकने का वर्क करेगा, धीरे धीरे पोटेंशियल बढ़ता रहेगा, रिटार्डेशन में वर्क डन भी बढ़ता रहेगा। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इस पोटेंशियल का वर्क डन फास्टेस्ट की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। निकलने वाले तमाम इलेक्ट्रॉनों में सबसे हाईएस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को ही ये रोक रहा है। एक बच्चा साइकिल चलाते जा रहा है, उसकी एनर्जी है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैं उसको रोकने में वर्क कर रहा हूं 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो रोकूंगा कि नहीं रोकूंगा? ये रोक देगा। इसका वर्क डन अगर फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, इसको रोक देगा, इलेक्ट्रॉन अपनी सारी एनर्जी लूज करेगा और वापस स्फीयर में आ जाएगा।
बताइए क्या फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन भाग पाया? जब फास्टेस्ट नहीं भाग पाया तो बाकी की मजाल है कि वो भाग जाए? बोलो, वो भाग नहीं सकते। सही है बात? वो तो भाग ही नहीं सकते। जब फास्टेस्ट नहीं भाग पाया तो ये भाग के क्या करेंगे? सही है बात? तो बताइए फिनोमिना थोड़ी देर में रुक जाएगा कि नहीं रुक जाएगा? तो इस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ही मान लीजिए, इस क्वेश्चन की बदौलत मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि अगर मेटल को आइसोलेट रख दिया जाए तो क्या ये फिनोमिना कंटिन्यू चल सकता है क्या? नो, आफ्टर सम टाइम ये स्टॉप हो जाएगा। तो उसका रीजन अपने को पता है, द मेटल विल अक्वायर सफिशिएंट पॉजिटिव पोटेंशियल सच दैट the work done by this potential to retard the electron is equal to its kinetic energy, then phenomena stops. है या नहीं? बोलो, समझ में आएगी? अच्छा, अगर इसको तार से जोड़ दूं, जमीन से ग्राउंड कर दूं, इसको अर्थ कर दूं, अर्थिंग कर दूं, फिर तो डेफिशिएंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, चार्ज होने का ही सवाल पैदा नहीं होता। चार्ज थोड़ी रहेगा फिर ये, जैसे डेफिशिएंसी हुई फौरन अर्थ में से पुल कर लेगा, है ना? ये बात। अब इसमें क्वेश्चन यूं भी बनता है कि बताओ कितना पोटेंशियल अक्वायर कर लिए, इस स्पेयर ने कितना पोटेंशियल अक्वायर किया? तो अपने को पता है कि फिनोमिना थोड़ी देर में रुकेगा, रुकते ही वो जो पोटेंशियल होगा वो परमानेंट हो गया, उससे ज्यादा हो नहीं सकता, तो वो यहां से आएगा। अब के मैक्स का फार्मूला लिख दो बस। अब आप एस सी 1/λ माइनस 1/, वही आइंस्टीन इक्वेशन। क्वेश्चन तो 2 लाइन का ही, ये इसका कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं है? कई बार इसमें यह भी पूछ लेते हैं एक कदम आगे बढ़ के कि निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी बताओ। बताओ किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है क्या वो एक मिनिमम वैल्यू का इंटीग्रल मल्टीपल होता है? क्या उस मिनिमम वैल्यू को हम स्मॉल ई से दिखाते हैं? हाँ जी, के क्यू की जगह एन ही लिख दो ना, बटे आर इक्वल टू एस सी बटा ई 1/λ माइनस 1/λ। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एस्केप फ्रॉम इट। ओके, के ई स्क्वायर 1/λ माइनस 1/λ। क्वेश्चन तो 2 लाइन की, लेकिन जो बेसिक जो मैं बात बताना चाह रहा था वो समझ में आएगी नहीं है। मेरी बात आप तक पहुंची कि नहीं पहुंची? ठीक है, अब इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो, लिखिए, लिखो, ए सिल्वर स्पीयर, a silver sphere of radius small r is suspended by an insulating thread now a light of wavelength lambda incident on it ब्रैकेट में लिखना लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट, फिर लिखो फाइंड पॉइंट नंबर 1 potential acquired by sphere, potential acquired by sphere. Point number 2, number of electron escape from it. अब इसमें लिखो पहले एक लाइन, if a metal is kept isolated, if a metal is kept isolated, if a metal is kept isolated, then after some time, photo emission stops.
photo emission stops because the metal acquires sufficient positive potential such that it works to retard electron. ठीक है भाई, बाकी तो यार क्वेश्चन 2 लाइन का सॉल्यूशन है, लेकिन मेन चीज जो है वो आप मालूम रहनी चाहिए, ठीक है ना, वो मैंने लिखवा दिया आपको। हाँ जी, हो गए, कर लोगे इस तरह की प्रॉब्लम्स। चलो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और, फिर आगे बढ़ेंगे। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और करें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिखो, कंसिडर an electron beam in which each electron have energy E naught, वो कैपिटल E naught, incident on a metal of work function phi naught kept in an isolated chamber, then अब इसमें मैं 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से एक सही अपने को चुनना है, ठीक है ना। लिखो, ऑप्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस as only
photon can emit electron as only photon can emit electron. ठीक है, ठीक है. दूसरा ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन कैन बी एमिटेड, electron can be emitted but all with an energy E naught, but all with an energy E naught. Third option, electron can be emitted, electron can be emitted with any energy, with any energy, with a maximum of E naught minus phi naught, E naught minus phi naught. Fourth option, electron can be emitted, electron can be emitted with any energy, with a maximum of E naught, with a maximum of E naught. थर्ड मतलब कोई सी भी एनर्जी आ सकती है लेकिन मैक्सिमम कितनी आएगी, E नॉट माइनस पाई नॉट. ये बोल रहे हो थर्ड. फोर्थ मतलब कोई सी भी एनर्जी विद मैक्सिमम E नॉट. क्यों? इधर देखो सामने, ये मेटल है. ओके, ये मेटल का इलेक्ट्रॉन. अब हमने जो प्रोजेक्ट किए हुए वो भी तो इलेक्ट्रॉन ही है ना. ये इलेक्ट्रॉन आकर हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन कर, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन. अब दोनों के मास बराबर है तो आने वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा और बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा. अब आपको मुझे बताना है कि जब ये इलेक्ट्रॉन निकलने को होगा मेटल से, तब क्या इस मेटल को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है क्या? अगर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ही नहीं मेटल को, तो वो इंटरेस्ट दिखाएगी क्या इसको रोकने में? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी क्या सरफेस? बिल्कुल नहीं. सरफेस बिल्कुल भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर नहीं करेगी. इसका कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा इस इलेक्ट्रॉन को रोकने में, क्योंकि इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है ही नहीं. तो अब बताइए वर्क फंक्शन का कोई रोल रहेगा? तो वर्क फंक्शन इररेलेवेंट हो गया. इसलिए आपका आंसर कौन सा जाएगा? फोर्थ. ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है. ठीक है भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई. ठीक है जी. तो इसमें लिखो नीचे, पहले तो टिक कर दो फोर्थ ऑप्शन पे, फिर लिखो सिंस इंसिडेंट पार्टिकल्स आर इलेक्ट्रॉन्स, since incident particles are electron, so there is no deficiency of electron, so there is no deficiency of electron, deficiency of electron, so work function is irrelevant, so work function is irrelevant, so work function is irrelevant. ठीक है जी. तो फाई नॉट का कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा. वो तो अगर फोटोन आ रहा होता ना तब होता, क्योंकि फोटोन पे तो कोई चार्ज होता नहीं है. तो जब इलेक्ट्रॉन भागने को हो रहा होता तो मेटल को एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो रही होती, तो सरफेस पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करके रोक लेती. लेकिन यहाँ काहे को रोकेगी? बल्कि अपन ने तो इलेक्ट्रॉन बीम फायर की हुई है, ये तो एक्सेस और हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का. डेफिशिएंसी तो दूर की बात है. ठीक है भाई. तो ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, ध्यान रखिएगा इनको. अब एनसीईआरटी में है तो आ जाए, कोई भरोसे थोड़ी. तो अपन तो तैयार है ना, अपना लॉजिक तो मजबूत रहे ना. ये बात. चलिए, ये थी बात हमारी यहाँ पर आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की. अब एक छोटी सी बात और मैं कर रहा हूं. देखो,
आइंस्टीन इक्वेशन को अगर मैं लिखता हूं के मैक्स इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाई नॉट, ओके। अब मुझे बताइए, एक मेटल की मैं बात करूं तो फाई नॉट कांस्टेंट है। प्लैंक्स, एच का मतलब है प्लैंक्स कांस्टेंट, ये तो नाम ही कांस्टेंट है। बताओ फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है लाइट की, बदल सकते हैं ना। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो के मैक्स भी चेंज होगा। इसमें दो वेरिएबल हैं, फ्रीक्वेंसी और के मैक्स। बताओ दोनों की पावर कितनी? 1 1। जब वेरिएबल्स की पावर 1 1 हो तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन। अब मैं यहां पर स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके नीचे लिख रहा हूं। अब मैं इस आइंस्टीन इक्वेशन से ग्राफ बनाऊंगा स्ट्रेट लाइन का। देखिए, जब भी किसी इक्वेशन से ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो पहले तो एक्सिस डिसाइड कर लें। क्या एक्स एक्सिस पर फ्रीक्वेंसी है, क्या वाई एक्सिस पर के मैक्स है। अब सबसे पहले साइन किसका देखा जाता है? इंटरसेप्ट। बताओ इंटरसेप्ट नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? इसका मतलब है नेगेटिव वाई एक्सिस की कटिंग होगी। तो स्ट्रेट लाइन कहीं से भी गुजरे इस पॉइंट से जरूर गुजरनी चाहिए। स्लोप का साइन, स्लोप पॉजिटिव, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस से जो एंगल बनाएगी वो एक्यूट या ऑब्ट्यूज? एक्यूट। तो दो कंडीशन है, स्ट्रेट लाइन एक्यूट एंगल बनावे और यहां से पास हो गई। मैंने ये सॉलिड लाइन यहां बनाई है, क्यों नहीं बनाई? एनर्जी नहीं बेटा, काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी तो हो जाती है नेगेटिव। भाई सैटेलाइट है, वो हमारी अर्थ से बाउंड क्यों है? वो भाग क्यों नहीं जाता है? क्योंकि उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव है, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। सैटेलाइट, समझ गए ना ये? काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं होती, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, ठीक है भाई। इसलिए स्ट्रेट लाइन को प्रोड्यूस किया जा सकता है डॉटेड लाइन से दिखाकर, लेकिन सॉलिड नहीं बनाई जा सकती क्योंकि ये संभव ही नहीं है। अब आप मुझे बताइए, स्ट्रेट लाइन है, कंपेयर करो तो स्लोप कितना आ रहा है? प्लैंक्स कांस्टेंट। अब आप मुझे बताइए, परसों जब मैंने ग्राफ बनाया था एक्सपेरिमेंटल ग्राफ, क्या उसका स्लोप भी प्लैंक्स कांस्टेंट था? क्या उस ग्राफ की डिजाइन भी ऐसी थी? आइंस्टीन ने शुद्ध रूप से थ्योरेटिकल अपनी इक्वेशन तैयार करी थी और उस इक्वेशन से उन्होंने वही स्ट्रेट लाइन बना डाली जो एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वर हुई। इसी से आइंस्टीन के हौसले बुलंद हो गए थे कि मैं राइट डायरेक्शन में जा रहा हूं, और वो दिन दूर नहीं जब मैं पांचों लॉस को प्रूव न कर डालूं अपनी इस इक्वेशन से, ठीक है भाई। हम तो एक चीज और पता कर सकते हैं, इंटरसेप्ट। बताओ मैग्नीट्यूड किसके बराबर? मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट इज इक्वल टू वार फंक्शन। ये देखिए, एक बार जेई मेंस में आया था क्वेश्चन इस तरीके का बना हुआ, बहुत पुराना क्वेश्चन है। उसमें ये पूछा था, ये बना दिया ग्राफ, उसके बाद ये पूछा व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो मुझे बताइए इंटरसेप्ट कितना है? -4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मैग्नीट्यूड 4। तो ये क्या बन गया? वार फंक्शन। माइनस हटा दो, मैग्नीट्यूड हो गया ना। अब मुझे चाहिए थ्रेशोल्ड, ऐसी वाले लैम्डा क्या जरूरत आ रही है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ना एनर्जी 3100 एंगस्ट्रॉम, सही है, या 310 नैनोमीटर। अगर आप के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ किसी और मेटल के लिए भी बनाए हुए, यानी वर्क फंक्शन बदल दो तो बदल जाएगा वर्क फंक्शन, इंटरसेप्ट भी बदल जाएगा, लेकिन स्लोप नहीं बदले, यानी स्ट्रेट लाइन पैरेलल आएंगी। स्ट्रेट लाइन विल बी पैरेलल। हाँ जी, क्या दोनों का स्लोप प्लैंक्स कांस्टेंट, वर्क फंक्शन डिफरेंट, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी। बताइए इन दोनों में से सूटेबल मेटल कौन है फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन? बी नहीं है क्या? है, लेकिन कंपैरेटिवली ए ज्यादा सूटेबल है क्योंकि उसका वर्क फंक्शन लो है।
ठीक है जी, ये बात। दूसरी बात, के मैक्स को लिख सकते हैं ई वी नॉट, वी नॉट इक्वल टू एच बटे ई न्यू माइनस फाइव नॉट बाई ई, अगेन स्ट्रेट लाइन। अब स्लोप कितना है, ये तो आपको पहले ही बता दिया मैंने। मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट फाइव नॉट बाय ई, पर दोनों में स्लोप का अंतर, इंटरसेप्ट का अंतर है, बाकी डिजाइन एक जैसी। ठीक है जी, बनाइए। हो गया। हो गया। देखिए, आइंस्टीन ने अपनी जो इक्वेशन दी थी वो तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन को, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझाने के लिए दी थी। ठीक है ना।
इन्होंने यूं कहा कि अगर अपन लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, देखिए मेरी बात सुनिए, ये फार्मूला तभी वैलिड है जब हम क्वांटम मान रहे लाइट, क्योंकि ये फोटोन की एनर्जी मतलब एक क्वांटा की एनर्जी। जब लाइट को हम क्वांटम नेचर मान रहे हैं, फोटोन से मिलकर बना हुआ मान रहे हैं, तभी वैलिड है ये फार्मूला। अगर मैंने फार्मूला लिखा है यहाँ बोर्ड पर, इसका मतलब मैं क्वांटम नेचर मान ली मैंने। क्वांटम नेचर ऑफ लाइट ये कहती है कि अगर आप इंटेंसिटी ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इंक्रीज करते हो तो आप एक पर्टिकुलर एरिया से क्रॉस होने वाले फोटॉन्स के नंबर को बढ़ाते है कि नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, और हमने बात की थी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन। तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन? सिंस वन फोटोन वन इलेक्ट्रॉन, जितने फोटोन उतने ही इलेक्ट्रॉन, 100 फोटोन 100 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते हो तो आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हो। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देता है, तो जितने फोटोन उतने इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट लॉ प्रूव हो गया ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ रहे हैं। एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ना ही। समझ में आएगा? सेकंड, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, हम सिर्फ नंबर ऑफ फोटोन बढ़ाते हैं, पहले 100 फोटोन गिर रहे थे एक सेकंड में, अब 200 गिर रहे हैं, लेकिन एक फोटोन कितनी एनर्जी दे रहा है? जितनी पहले थी। 100 फोटोन थे तो इंडिविजुअल जो एनर्जी थी अब 200 हो गए, तो इंडिविजुअल एनर्जी तो बराबर है। इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ेगा, इंडिविजुअल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तो अगर फोटोन 100 फोटोन इंडिविजुअली जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहे थे, वही एनर्जी अब दे रहे हैं। तो बताइए आइंस्टीन इक्वेशन से जब एच न्यू सेम है, वर्क फंक्शन सेम है, तो के मैक्स भी सेम है। क्या सेकंड लॉ यही था कि के मैक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी? हमने इंटेंसिटी बढ़ाई, बावजूद इसके के मैक्स कांस्टेंट है। इंटेंसिटी बढ़ेगी, नंबर बढ़ेगा, पर इंडिविजुअल एनर्जी नहीं बढ़ेगी। तीसरा लॉ, इसके लिए जरूरत ही नहीं है, ये तो अभी हमने साबित किया है, दिस इक्वेशन इज ऑफ स्ट्रेट लाइन। आइंस्टीन ने कह दिया मेरी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की है, तो विद इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी के मैक्स इंक्रीज है लीनियरली। ये तो अपने आप ऑटोमेटिक प्रूव हो गया। लाइट की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से कम है, तो क्या फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है? अगर फोटोन की एनर्जी वर्क फंक्शन से कम है, तो इन दोनों का डिफरेंस नेगेटिव, व्हिच इज इम्पॉसिबल। नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव आना इम्पॉसिबल है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं, नो इलेक्ट्रॉन एमिशन। तो इन्होंने कहा देखिए अगर फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड से कम रखते हो तो मेरी इक्वेशन से के मैक्स नेगेटिव हो जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एमिशन हुआ ही नहीं। पांचवा, नो टाइम लैग, यही था ना। तो इन्होंने कहा देयर इज इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन। व्हाई आई एम सेइंग इनइलास्टिक कोलिजन? बिकॉज फाई नॉट के बराबर एनर्जी तो लूज होगी ना। अगर मान लो सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी का कुछ पार्ट लॉस हो गया, तो इनइलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक तो रहेगा नहीं, बोलो। तो ये इनइलास्टिक कोलिजन है। बताइए कितनी देर में एनर्जी और मोमेंटम चेंज होते हैं?
10⁻⁹ seconds. Since this time interval is negligibly small, so there is no time lag. There is no time lag. Okay? इस तरीके से आइंस्टीन ने इन 5 लॉज को अपनी इस इक्वेशन की बदौलत समझा दिया। एंड मोर ओवर जो उन्होंने प्रूव करी वो थी क्वांटम नेचर ऑफ लाइट। इन्होंने क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को साबित कर दी। जैसे क्वेश्चन पूछा था ना एक्सरसाइज का, आइंस्टीन प्रूव्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वल्स टू एच न्यू, यानी क्वांटम नेचर ऑफ लाइट को प्रूव किया, इसीलिए मिला है इनको नोबेल। ऐसी थोड़ी मिल जाता है। और बात, ठीक है जी, इतनी सारी बातें थी, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। ठीक है जी, लिखिए एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टीन, और ये सारे पॉइंट एज इट इज नोट कर लो जैसे बोर्ड पे लिखे हैं। ये आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन है 5 लॉस का, जैसा बोर्ड पे लिखा है वैसा ही नोट कर लें। जैसा लिखा है बोर्ड पे एज इट इज नोट करें।
अच्छा अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई। चलो अब आगे बढ़ेंगे इसके अंदर। ये 5 लॉस थे, ये इन्होंने एक्सप्लेन कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करेंगे इसके अंदर, और वो है फोटोसेल की। फोटोसेल, नेक्स्ट हेडिंग डाल दें, फोटोसेल। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एप्लीकेशंस हैं वो फोटोसेल में आती है। फोटो इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन किस में आती है? फोटोसेल। फोटोसेल इस तरीके का एक इवैक्यूएटेड ग्लास बल्ब होता है। इसमें ऐसे सेमी सिलेंड्रिकल एक प्लेट इलेक्ट्रोड होता है। ऐसे एक आगे, एक और इलेक्ट्रोड, इनको एक्सटर्नल सर्किट में एक बैटरी जोड़कर पोलैरिटी देते हैं पहले से, एक को हाई पोटेंशियल पे, एक को लो पे, और ये सर्किट के अंदर एमीटर। अब ये लो पोटेंशियल पर है तो कैथोड बन गए, और ये एनोड। अब लाइट स्विच ऑन की गई, जैसी लाइट आकर गिरी इलेक्ट्रॉन निकल के भागे। अब यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है, तो इलेक्ट्रॉन सीधे किस में जाएंगे? एनोड में। जैसे इलेक्ट्रॉन इस एनोड में जाएंगे, सर्किट कंप्लीट हो गया, और एमीटर डिफ्लेक्शन। तो बताइए, क्या इस डिवाइस ने, इस फोटोसेल नाम की जो डिवाइस है, इस डिवाइस ने ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया कि नहीं? ऑप्टिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। अब एक बात और बताइए, अगर मान लीजिए मैं लाइट सोर्स को नजदीक ले आऊं तो इंटेंसिटी बढ़ेगी, तो करंट दूर ले जाऊं तो क्या? इसको देखकर मैं कह सकता हूं कि फोटोसेल एक ऐसी डिवाइस है जो जो इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, ब्राइटनेस, इंटेंस इल्यूमिनेशन को फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर। बोलिए। हमारी आंखें केवल लाइट होने पर ही रिस्पॉन्ड करती हैं, सिमिलरली फोटो सेल भी लाइट पर ही रिस्पॉन्ड करता है, इसलिए इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक आई। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिक। तो इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, इट कन्वर्ट्स इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू फोटोइलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रिक आई। ओके। देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है। अगर सोर्स पॉइंट होता है तो इससे लाइट वेव सारी डायरेक्शंस में निकलती हैं, स्फीयर की फॉर्म में। ये स्फीयर आगे बढ़ते रहते हैं। मान लीजिए मैं कहता हूं इस जगह पर फोटो सेल रखा है। फोटो सेल और लाइट सोर्स के बीच की डिस्टेंस आर है। क्या यही डिस्टेंस ऑटोमेटिकली फोटो सेल को मिलने वाले स्फीयर की रेडियस हो जाएगी? सोर्स और फोटो सेल के बीच की जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली वो स्फीयर जो कि फोटो सेल पर पहुंचा है बराबर हो जाएगी। इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया, जानते हैं अपन। इस सोर्स की पावर तो हो गई कांस्टेंट, अब इंटेंसिटी देखनी है मुझे, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यहां जो एरिया होता है वो वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर। वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रही है तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये वाला हुआ ना। क्या वो इस स्फीयर का सरफेस एरिया हो गया? तो बताओ, स्फीयर का सरफेस एरिया 4/r²। तो क्या इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल? अगर सेपरेशन बढ़ेगा तो इंटेंसिटी कम होगी, और अगर इंटेंसिटी कम होगी तो फर्स्ट लॉ से करंट भी कम होगी। तो सुनो,
आपके यहाँ जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि अभी सेपरेशन 1 मीटर है, अब सेपरेशन 2 मीटर कर दिया, तो बताओ करंट कितनी होगी, तो इस रिलेशन से निकले, समझ गए, इससे निकलेगा। तो I1/I2 बराबर R2/R1 का होल। करंट का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कैसा है? इनवर्स स्क्वायर, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला से मिलता जुलता। ठीक है जी, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी करंट इनवर्स स्क्वायर ग्राफ के अकॉर्डिंगली कम हो जाएगी। अब करंट होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कम हो जाएंगे? मान लो मैं कहता हूं सेपरेशन बिकम्स डबल, करंट 1/4, करंट रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 4 मतलब 1/4, रिड्यूसेस बाय फैक्टर ऑफ 4 मतलब 1/4, करंट 1/4, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी। क्यों? इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड करंट चेंज होती है, के मैक्स एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स अनचेंज्ड। ओके, ठीक है जी, लिखो, पहले लिख लो, लिखो, इट कन्वर्ट्स, फोटो सेल हेडिंग तो डाल दी ना, इट कन्वर्ट्स इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन, it converts intensity of illumination into photoelectric current. It converts intensity of illumination into photoelectric current. Next लिखो, it converts नहीं, क्या लिखा आपने पहली लाइन? इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन इनटू फोटोइलेक्ट्रिक करंट लिख दिया ना। नेक्स्ट लिखो, इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी, इट कन्वर्ट्स ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, ऑप्टिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। It is also called electric eye. Also called electric eye. बाकी बना लो डायग्राम।
वैसे तो अपने को पता है कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट भी होता है लाइन सोर्स के केस में, लेकिन ये आपके पूछेंगे नहीं, अपने है ही नहीं कोर्स में ये चीजें। जब एम्स था तब पूछी जाती थी, अब तो एम्स ही चले गए, सिर्फ यादें रह गई। नहीं, बताओ यहाँ पर वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर एरिया कौन सा हुआ, कर्व सरफेस, तो आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 π r h, तो h कांस्टेंट है, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। लेजर लाइट के केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ही नहीं होता लेजर लाइट में, है ना, तो इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इसकी इंटेंसिटी कांस्टेंट। वो तो डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा लार्ज हो तब जाके चेंज होता है, ठीक है ना। तो लेजर के अंदर एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट बना रहता है, इसलिए इंटेंसिटी कांस्टेंट रहती है। आपके तो एग्जाम में क्वेश्चन पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट का ही आएगा, अगर क्वेश्चन में लिखा भी ना हो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, तो पॉइंट सोर्स ही मान के चलना उसको। हाँ योगी, अब कल जो मैंने आपको डिस्टेंस वाले क्वेश्चन रोके थे ना, वो आज कर लेना सारे। फोटो इलेक्ट्रिफाइड कंप्लीट हो गया है, चाहो तो आप रेस भी कर लो, प्रॉप उसका भी क्वेश्चन कर डालेंगे, समझ रहे बात। क्वेश्चन तो जितने प्रैक्टिस करोगे आप ही का फायदा, और फिर माइक्रोवेव चालू करेंगे कल, ठीक है ना। इसमें से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, देखिए, एक तो क्वांटम नेचर ऑफ लाइट और दूसरा ये फोटो इलेक्ट्रिक। 2 क्वेश्चन हो गए इसमें पूरे, ठीक है ना, हो गए। लिखो क्वेश्चन लिखो। बोलो, when separation between point source of light, when separation between point source of light and photocell is, and photocell is 2 meter, 2 meter, then current and stopping potential, then current and stopping potential found to be, then current and stopping potential found to be 18 milliampere, 18 milliampere and 0.6 volt, 18 milliampere and 0.6 volt. If separation becomes 6 meter, separation becomes 6 meter, find current and stopping potential. भाई ये फार्मूला लग जाएगा ना, 18 मिली एम्पियर बटे I2 निकालना है, R1 कितना है 2, ये हो गया 6 का स्क्वायर, तो I2 इक्वल टू हो गया 18 मिली एम्पियर बटे 9, यानी 2 मिली एम्पियर, और स्टॉपिंग पोटेंशियल से, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा।
ठीक है जी, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन लिखो। ए लाइट रे a light ray of wavelength 400 nanometer, a light ray of wavelength 400 nanometer carrying power 10 watt, carrying power 10 watt, incident on photocathode, incident on photocathode. If quantum efficiency is 0.5%, 0.5%, find number of electron emitted per second, find number of electron emitted per second and photocurrent. देखो इधर देखो, मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चन है उसमें पहले नंबर ऑफ फोटॉन्स निकलेंगे पी लैम्डा बटे एस सी। अब क्वांटम एफिशिएंसी का मतलब है कि सारे के सारे फोटोन इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, जो भी क्वांटम एफिशिएंसी आपको दे रखी है उसको सीधे गुणा कर दो इससे। अब आपके पास वो फोटोन्स निकल के आ गए जो इलेक्ट्रॉन एमिशन में केपेबल, तो ये ऑटोमेटिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बन गए। भाई एफिशिएंसी होती है ना, एफिशिएंसी वो यही एफिशिएंसी, x बटे 100 बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बटे नंबर ऑफ टोटल फोटोन। यही तो कर रहा हूं भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ला रहा हूं तो नंबर ऑफ फोटोन को x बटे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, यही तो फॉलो कर रहा हूं। ऐसे कोई फार्मूला रटने की जरूरत नहीं है, तो सीधे ध्यान रखो भाई, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फोटोन क्वांटम एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई कर दो। कौन से छट के आ गए ये, कौन से स्क्रू केपेबल है, ठीक है ना, ये तो कर लोगे ना। अब पावर कितनी है, 10 वाट, 400 नैनो, एच सी हो गया 2 इंटू 10 की पावर -25, 0.5 बटे 100, सॉल्व कर लो, 200 है ना, एक जीरो से पॉइंट भी कट गया, 1000 हो गई, कितना हो गई, 10 की पावर 17, ये लीजिए पर सेकंड। अब आपको करंट चाहिए तो करंट होती है एनी, 10 की पावर 17 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -90, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस, है ना, एम्पियर या 16 मिली एम्पियर, 16 मिली एम्पियर हो गया ना। ठीक है भाई, अब इनको कर लेना आप आराम से, ठीक है जी। अब इसके अंदर फोटो इलेक्ट्रिफाइड अपना बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप सारे क्वेश्चन कर लें, रेस क्रॉप के भी कर लें, चाहे तो मैं क्लास में डिस्कस कर लूंगा, ठीक है भाई, ठीक है, ओके। ऑनलाइन वाले बच्चों बाय बाय, आपको भी मैं विदा कर दूं।